नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। चुनाव परिणाम हमेशा एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं, नए नए समीकरण बनाते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव परिणाम इस बार बहुत बड़े संकेत लेकर आया है। वे कितने बड़े संकेत थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सीट खाली की थी, जहां बीजेपी 50,000 से ज़्यादा वोटों से हमेशा जीतती रही है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। दूसरा परिणाम कांग्रेस के ही खाते वाली सीट जो दतिया के उपचुनाव में हुई थी, वहां पर फिर कांग्रेस जीत गई है। तो बिहार एक चौंकाने वाला परिणाम है। गुजरात में तो तय था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इन उपचुनाव पर समीक्षा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी। राजा भाई स्वागत है। राजा भाई, बिहार से ही सबसे पहले शुरू कर देते हैं। प्रशांत किशोर ने 18,000 से ज़्यादा वोटों से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सीट खाली की, वहाँ पर चुनाव जीता है, क्या कहते हो? देखिए, चुनाव परिणाम केवल सामान्य चुनाव परिणाम की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता पॉलिटिकल कॉरिडोर में। इस चुनाव परिणाम को देखने के पीछे आपको 2-3 लेंस से देखना पड़ेगा कि जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली की थी, यदि वही सीट भारतीय जनता पार्टी खुद हार जाए तो ये कितनी शर्मनाक बात है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी, जिन्होंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले इस सीट को जीतकर विधानसभा को दिया था। उसके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कैंडिडेट को देती है। देखिए, इसमें भी आप देखिए कैंडिडेट बदला है, आपने ध्यान दिया हो तो। बांकीपुर के अंदर पहले बीजेपी ने किसी अन्य कैंडिडेट को टिकट दी थी, फिर जैसे इधर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा तो उधर भी किसी और को टिकट दे दिया गया था। और आज चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाली की गई सीट 18,000 वोटों से प्रशांत किशोर जीत जाते हैं। अब बात करते हैं, प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, मतलब तेजस्वी यादव की पार्टी तो तीसरे नंबर पे आ जाती है, जिसको हम आरजेडी कहते हैं। तो प्रशांत किशोर का कुल पॉलिटिकल कैरियर है 1.5 साल का। सर, 1.5 साल का। वो एक चुनाव एनालिटिक रहे हैं, विश्लेषक रहे हैं, उन्होंने चुनाव जितवाया है, लड़वाया है, रणनीतिकार रहे हैं, ममता बनर्जी के रहे हैं, इवन के नरेंद्र मोदी के भी रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक रणनीतिकार सलाहकार रहे हैं प्रशांत किशोर, जब उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन किया था उस समय। ठीक है, वो प्रशांत किशोर 1.5 साल के अंदर अपनी जन स्वराज पार्टी को बिहार के अंदर इतना पॉपुलर करते हैं और उस सीट से चुनाव लड़ते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सीट की गई खाली सीट पे, तो कितना बड़ा चैलेंज तो था प्रशांत किशोर के लिए। तो जब ये चुनाव चल रहा था तो शायद आपको स्मरण हो, मैंने चलते चुनाव में लिखा था कि जेनजी का झुकाव प्रशांत किशोर के साथ है। प्रशांत मुद्दों पे बात कर रहे हैं, प्रशांत मुझे लगता है ये चुनाव जीत जाएंगे। तब लोगों ने मुझे ऑनलाइन पर आपने प्रेडिक्ट किया जी, तब मुझे लोगों ने ये कहा था कि प्रशांत किशोर इतने बड़े नहीं हुए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी जीत जाए। मैंने कहा चुनाव परिणाम का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे चुनाव परिणाम आए, चुनाव नजदीक गए, आज परिणाम आपके सामने है कि प्रशांत किशोर तकरीबन 18,000 से अधिक वोटों से वो सीट जीत चुके हैं। मेरा इसमें काउंटर पार्ट पे सवाल है सर आपसे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी सर, खड़ाऊ रख देते ना, खड़ाऊ, तब भी जीत जाना था भारतीय जनता पार्टी को। कैंडिडेट तो दूर की बात है, चुनाव कौन लड़ रहा था? राष्ट्रीय अध्यक्ष का फेस नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फेस, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, वो चुनाव लड़ रहा था ना। कैसे प्रशांत किशोर ने आपके हाथ से सीट तकरीब 18-19 हजार के मार्जिन से आपसे सीट छीन ली? मतलब कितनी बड़ी मार्जिन से उन्होंने आपसे सीट, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं वहां कैंपेन कर रहे थे, अपनी सीट को बचाने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां कैंपेन कर रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ लोग लगे हुए थे सीट के लिए, लेकिन वो सीट आप नहीं बचा पाए। ये पूरा संदेश क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार है, ये अहंकार की हार है, सरकार की हार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यक्तिगत हार भी है सर। बिल्कुल सही कहा राजा भाई आपने। प्रशांत किशोर जिनका राजनीतिक कैरियर महज 1.5 साल का है और जन स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की, तब लोगों ने बहुत अलग स्वरूप में उनको लिया था। हालांकि उनका जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट, राजनीतिक सलाहकार का जो करियर है, वो अलग अलग लोगों के साथ काफ़ी लंबा रहा, अनुभव भी उनका काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने एक मुद्दों पर बातचीत की है। जेनजी वाली बात जो आपने हॉटलाइन पर भी लिख दी थी, जेनजी का झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ था, उसका काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट आया। राजा भाई, क्या ये जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, उसने भी कुछ प्रभाव डाला इस प्रशांत किशोर की जीत में? कुछ से परसेंटेज कह सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पूरे चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर का जो डायरेक्ट कनेक्ट रहा। देखिए क्या होता है, जब बिहार के असेंबली इलेक्शन चल रहे थे ना, उस समय प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा वोट या बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपना कनेक्ट बना लिया था
और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, राजनीति को सिंगल डे अचीवमेंट का काम नहीं है। राजनीति एक प्रोसेस के थ्रू, प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो आप देखिए, जैसे ये चुनाव मंडा, ये चुनाव अनाउंस हुआ, प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया कि ये चुनाव मैं लड़ूंगा, और उस समय प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े क्योंकि पूरी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे उस समय, ठीक है। तो उनको मालूम था कि रणनीति क्या होती है, कैसे राजनीति की जाती है, और इस रणनीति के तहत आज वो ये चुनाव जीतकर बहुत बड़े फिगर बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक सामान्य चुनाव नहीं जीत रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एग्जिस्टिंग सीट जो खाली हुई थी उस पर ये चुनाव जीता, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जेएनजी का कनेक्शन था, वो दरअसल उनको लोग क्यों पसंद कर रहे थे उसका कारण समझिए कि एक तो सामने जो कैंडिडेट था उनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर का कनेक्ट जेएनजी से लेकर मुद्दों से जुड़ा हुआ था, और वो गुड गवर्नेंस की, जन स्वराज की, और उन मुद्दों की बात कर रहे थे जो लोगों को अपील कर रहे थे। और जब लोगों को अपील कर रहे थे उस समय ये वाइब समझ में आ रहा था कि प्रशांत किशोर काफी लीड कर रहे हैं इस चुनाव में। तब मैंने बिल्कुल जिसको कहते हैं एकदम पिन पॉइंटेड लिखा था कि प्रशांत किशोर ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, परिणाम आपके सामने है सर आज। मतलब ये हॉटलाइन पर जब आपने लिखा था, और मैं भी इस समय सोच रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है नहीं, और वहाँ पर 50,000 से लगभग बीजेपी हमेशा जीतती आई है। ऐसे में आपका ये लिखना कि प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा थोड़ा सा हास्यास्पद तो लगता था। हालांकि राजा भाई, आपकी जो एस्ट्रो जर्नलिज्म जिसे मैं कहता हूँ वो काफ़ी प्रभावी है, और इसने इस बात भी फिर साबित किया है। जब हम शो करते हैं और कहीं ना कहीं किसी एक बात पर आकर बात टिकती है कि आपने ये बोला था और वो सही साबित हुआ, तो ये आप जिस तरह से जर्नलिज्म को अलग रूप दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। बहरहाल इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? नितिन नवीन ने अपनी मर्जी से उम्मीदवार वहाँ चुना था, बदलाव भी किया था और अपनी मर्जी से उम्मीदवार चुना था, तो इस हार के मायने क्या, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं इस बात से थोड़ा कम सहमत हूँ कि नितिन नवीन ने अपनी मर्जी से चुनाव कैंडिडेट तय किया था। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल एक नाम के होते हैं, चाहे वो जेपी नड्डा रहे हो या नितिन नवीन रहे हो, सब कुछ तय नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं। इस बात को प्रामाणिकता से समझ लेना चाहिए। नितिन नवीन केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा को जो सरप्राइज एलिमेंट देने की जो आदत पड़ी है ना, जो पर्चियों से मुख्यमंत्री निकालते हैं या पर्चियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, उसी पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हुए हैं। उसके पीछे दलील यह दी गई थी कि 50 साल से कम उम्र के हैं, भाजपा को जवान करना है, तमाम प्रकार की दलीलें दी जा रही थी, और इसी युवा पीढ़ी ने भाजपा की छाती में मूंग डलना शुरू कर दिए हैं। इसको कोरिलेट कर रहा हूँ आपसे मैं। बीजेपी एक तरफ युवाओं की बात कर रही थी कि युवाओं को मौका दिया जाए, और भाजपा के सामने यही जंतर मंतर पे युवा पीढ़ी ने, जिसको आप जेनजी कहते हो, इस जेनजी ने छाती में मूंग डलना शुरू कर दिए थे, और बीजेपी के केंद्र की सरकार के अहंकार को घुटने के बल ला दिया, और आपको केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा न चाहते हुए मजबूरी में लेना पड़ा। न चाहते हुए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि भाजपा किसी भी दबाव में, प्रेशर में झुककर कोई कदम उठाती नहीं है, लेकिन जेएनजी का प्रेशर इतना था। उसके बाद विपक्ष ने उस मुद्दे को लपक लिया था, राहुल गांधी ने भी उस पर अपनी राजनीति शुरू कर दी थी, प्लस सदन के अंदर आपको आपके जो तमाम बिल वो पेश करवाने थे, इस कारण आप दबाव में आए और धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा लिया, जो शिक्षा मंत्री के रूप में हुआ करते थे। तो आपने जो जिक्र किया कि नितिन नवीन का चयन किया हुआ कैंडिडेट था, बिल्कुल नहीं। नितिन नवीन प्रपोज कर सकते हैं कि साहब इसको टिकट दे दिया जाएगा, सब पे मोहर आखिरी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लगती है। तो यह हार जो है नितिन नवीन, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी एड्रेस करेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ये कोई सामान्य बाई इलेक्शन नहीं था। ये वो सीट खाली हुई थी जहाँ नितिन नवीन ने 35,000 40,000 से चुनाव जीता था 4-6 महीने पहले। तो मेरा ये मानना है चुनाव के परिणाम बड़े संकेत देंगे। नींद तो बीजेपी की भी उड़ाएंगे ही। भाजपा लंबे समय से चुनाव जीतती आई है, खासतौर से एसआईआर के माध्यम से बंगाल भी जीता है उन्होंने, लेकिन ये चुनाव परिणाम अलग चर्चा का विषय है। तो भाई, चर्चा में इस चुनाव परिणाम ने पूरे देश में राजनीति गरमा दी है, विपक्ष में थोड़ा सा जोश पैदा कर दिया है, और मध्य प्रदेश में भी जोश पैदा हुआ है। वो इसलिए पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी दतिया में फिर हार गई है। इसके पहले भी सीट कांग्रेस के पास थी, इस बार भी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने प्रयोग करते हुए उम्मीदवार बदला, और जो पूर्व विधायक थे वहाँ पर उनको पार्टी से निलंबित भी किया गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की दतिया में हार है, जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया पार्टी के द्वारा, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, तमाम सारे जो मुद्दे हैं, गरमाई थी राजनीति, और इसने भाजपा की हार ने वहां पर और मुद्दों को गरमा दिया, राजनीति को गरमा दिया। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हार के कारणों पर विश्लेषण होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी दतिया क्यों हारी। आपको मालूम है जिस दिन नरोत्तम मिश्रा रोए थे उस दिन हमने एक शो किया था, जी,
ठीक है। मैंने उसी दिन कहा था नरोत्तम मिश्रा का ये जो आंखों में से आंसू आए ना, ये उनके समर्थकों को एक खामोश संदेश देंगे और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। ये ऑन रिकॉर्ड कही हुई उस समय चीज है जिस दिन नरोत्तम मिश्रा रोए थे, ठीक है। मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, नरोत्तम मिश्रा का टिकट देना या नहीं देना भाजपा का कॉल था, उसमें मेरा और आपका कोई दखल नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का रोना एक संदेश दे रहा था भाजपा को, खामोश संदेश दे रहा था कि अब ये सेबोटेज भी होगा और इनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता जो है नरोत्तम मिश्रा को जो नाराज किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह से लेके डॉक्टर मोहन यादव से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम लोग 15-20 दिन में कैंपेन करते रहे। तब भी मैंने एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड लिखी थी, आपको ध्यान है सर जी, कि कांग्रेस के कैंडिडेट की साख बहुत अच्छी है। जिससे बात करो ये कहते हैं कुंवर साहब बहुत अच्छे आदमी है। तो ऐसा समझ में आ रहा था, वाइब्स आ रही थी कि कांग्रेस के कैंडिडेट की साख बहुत अच्छी है और यदि साख पे मतदान होता है तो कांग्रेस एज में रहेगी। कांग्रेस के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम समझिए आप, कांग्रेस में कैंडिडेट को खुद को चुनाव लड़ना पड़ता है, उसके बाद खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम पे कुछ नहीं होता है। खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन, खुद का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे चुनाव लड़ना पड़ता है। कांग्रेस का खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है। कांग्रेस में सब नेता होते हैं, कार्यकर्ता होता ही नहीं है। कांग्रेस में सब मंच पे बैठने वाले होते हैं, नीचे बैठना कोई चाहता ही नहीं है। ऐसे में कुंवर साहब की इमेज का एक वैल्यू एडिशन था जो अपन ने ऑन रिकॉर्ड लिखा, उस पर भी डिस्कस भी किया। प्लस नरोत्तम मिश्रा का जो इंटरनल सेबोटेज है माना जा सकता है क्योंकि चुनाव तो हारी गई है भाजपा, तो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता जो है वो भी मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े थे और यदि इंटरनली कांग्रेस को उसका अनड्यू एडवांटेज मिल रहा था तो भी नरोत्तम मिश्रा का उसका एक बड़ा कारण रहेगा जो मैंने उल्लेख किया। नरोत्तम मिश्रा भी हार जीत के कारणों में विशेष केंद्र में रहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने देखा कि भारती को कल ही रात को कांग्रेस ने निष्कासित किया, ठीक है। चुनाव जो थोड़ा बहुत कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस भी हो चुका था और बीजेपी वर्सेस बीजेपी तो पहले दिन से था, ठीक है। तो सबको उम्मीद ये थी कि क्या नरोत्तम मिश्रा के जो नाराज कार्यकर्ता है, जो नाराज समर्थक है, वो क्या कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ था उन्होंने 8-10 हज़ार वोट, शायद 10-11 हज़ार जितना भी वोट लिए हैं वो भी लिए हैं, ठीक है। तो मेरा वो स्पष्ट मानना था इस चुनाव के अंदर कि पहले कांग्रेस की सीट थी, उसके कारण अनेक अन्य थे। इस बार जो कांग्रेस के पास सीट गई है उसका कारण भारतीय जनता पार्टी खुद बनेगी, ध्यान रखिएगा आप। और कोई भी उपचुनाव रिपोर्ट कार्ड होता है सर, कोई भी उपचुनाव जो होता है सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। ये इस रिपोर्ट कार्ड में डॉक्टर मोहन यादव एकदम जिसको कहते हैं ना ग्रेस मास्क पे भी नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखिए आप। ये चुनाव हार केवल चुनाव हार नहीं है, ये चुनाव हार इस रिपोर्ट कार्ड को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट के अंदर विनिंग फेस नहीं है जो चुनाव आपको जिता दे। दतिया वैसे भी कांग्रेस के पास थी, सबको मालूम है, कांग्रेस ने उसको रिटेन किया, ये बड़ी बात है भाजपा की सरकार होने के बाद। और जहां डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो रहे, जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद वहां के साउंड कैंडिडेट रहे और आंख में आंसू आए, उन्होंने कहा मैं जिताऊंगा, गाँव जाऊंगा। उसके बाद कुंवर साहब जो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन हम पे कुछ नहीं है, व्यक्ति को चुनाव लड़ना पड़ता है। उनकी इमेज, उनकी साख और भाजपा का इंटरनल सेबोटेज ने उनको चुनाव जिता दिया। सर क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस वहां जीती और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, इसके दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे? दोनों की बात कीजिए आप, बिहार और मध्य प्रदेश दोनों की बात कीजिए आप। देश भाई एक आप अपने कहावत है ना कि हंडी का एक चावल देखा जाता है कि सिजा कि नहीं सिजा, वैसे ही ये पॉलिटिक्स में एक एक सीट मैसेज देती है कि आपकी व्यूज क्या है, वाइब्स क्या है, चल क्या रहा है आपके ऊपर। दिल्ली अलग परेशान है जेनजी से, दिल्ली अलग परेशान है सेशन में हो रहे अवरोध से। अब आ गई बिहार की परेशानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेयर हार गए, अब आ गई मध्य प्रदेश की परेशानी जो आप बाई इलेक्शन हार गए। पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन भाजपा का है तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे देश में भाजपा सबसे साउंड है तो मध्य प्रदेश में है। ऐसे में भाजपा चुनाव हारती है सरकार होने के बाद भी, तो संदेश समझ लीजिए कितना कड़क और कितना क्लियर है। आने वाले 2 साल बाद आपको विधानसभा चुनाव में जाना है। मुझे तो ये डॉक्टर मोहन यादव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा सबक और मैसेज दिया है मतदाताओं ने कि आपके सरकार का रिपोर्ट कार्ड ये है कि 6000 वोटों से आपका कैंडिडेट हार चुका है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड द्वितीय उपचुनाव के बाद निकलकर सामने आया है। सत्ता संगठन में क्या होगा, किस तरह से आगे तालमेल बैठेगा और पार्टी के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ है चुनाव परिणामों के बाद,
या आने वाले समय में होगा, इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।